वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और बहुत सारे लोगों का बहुत दिल जुड़ा है, वो है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट। और दिल टूटा भी है क्योंकि हमने परफॉर्म नहीं किया, हम परफॉर्म नहीं कर सके। 2016 अगर मैं कहूँ पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए कैसा रहा तो बहुत ही खौफनाक रहा। बहुत लोगों के दिल टूटे, बहुत सारी टीवीज़ जो हैं वो तोड़ दिए गए। चाहे एशिया कप हो, T20 हो, या मैं PSL की भी बात करूँ, जो भी हमारी परफॉर्मेंस रही, आज हम जो कहते हैं ना पोस्टमार्टम करेंगे उन तमाम सिचुएशंस का। और जो हमारे खिलाड़ी खेल रहे हैं, इसके साथ साथ जो PCB, जो हमारा चेयरमैन है, जो PCB बोर्ड है, उसकी क्या सिचुएशन है। बड़ी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, कुछ तब्दीलियां भी हुई। आया ये तब्दीलियां मस्बत साबित होंगी या ये करके भी हम मनफी ही जा रहे हैं? ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और इस पर बात करने के लिए वेल नोन पर्सनालिटी और बेहतरीन एनालिस्ट हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, मेरे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा इकबाल बेग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सना? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम दुआ है। ये साल पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए कैसा रहा? अभी तो 3 महीने हुए, अभी पूरा साल का हुआ है। 5 महीने तकरीबन, मतलब 4 अप्रैल अभी चल रहा है ना, आप देखें साल तो होगा कि दिसंबर के एंड तक जब जाएगा। लेकिन ये इब्तिदाई 3 महीने अगर आप कहें तो इब्तिदाई 3 महीनों में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इस नुक्ते निगाह से कि एक अच्छी चीज़ हुई कि पाकिस्तान सुपर लीग हुई, जिसमें लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा, खिलाड़ियों को पैसे मिले। लेकिन फिर उसके बाद बैक टू बैक एशिया कप, T20 और वर्ल्ड T20 में जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस रही, उसको देखते हुए लोग बड़े दिल बर्दाश्ता हुए। क्रिकेट बोर्ड के मामलात थे, पाकिस्तान को भारत का दौरा करना था, दौरा नहीं हो सका। भारतीय टीम को पाकिस्तान का दौरा करना था, मुत्तहिदा अरब अमारात में सीरीज़ खेलनी थी, नहीं हो सकी। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए, और फिर वक़ार यूनुस का जाना, शाहिद आफरीदी का रिटायरमेंट, कौमी सिलेक्शन कमेटी को सैक किया जाना, सरफराज अहमद का वर्ल्ड T20 के लिए T20 मैचेस के लिए कप्तान बनना, अभी कई चेंजेस आ रही हैं। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में सुनने में आ रहा है मुदस्सिर नज़र को डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाया जाएगा, इंज़मामुल हक का एज चीफ सेलेक्टर आना, और फिर अपने दोस्त मुश्ताक को जो है वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी का हेड कोच बनाना। बहुत सारी चीज़ें अभी हो रही हैं। आकिब जावेद का वसीम अकरम और रमीज़ राजा पर अदम एतमाद का इजहार कि मैं अप्लाई नहीं करूंगा, इन्होंने जो है वो गैर मुल्की कोच की बात की। तो बहुत सारी खिचड़ी पकड़ी है। और फिर सबसे बढ़कर क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स का अपनी सीटों पर बराजमान रहना। पाकिस्तान कप हो रहा है, बहुत पैथेटिक हो रहा है, जिस अंदाज से जो विकटें बनी हैं उस पर पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स भी उस पर तनकीद कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं पाकिस्तान क्रिकेट में जिनको दुरुस्त किया जा सकता है। अच्छा, अगर हम बात करें चीफ सेलेक्टर चेंज हुए, फिर वो जो कोच हैं वकार यूनुस, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसमें बहुत सारी उन्होंने चीज़ें कही कि मुझ पर मलबा डाल दिया गया और मुझे प्रेशर दिया जा रहा है। हमने देखा इतने अरसे उन्होंने क्या परफॉर्म किया, अब जाते जाते उन्होंने ये बात की। आपको लगता है ये जो 2-3 मेन तब्दीलियाँ आई हैं, जो बड़े हैं वो तो सीटों पर बैठे हैं, क्या इस तब्दीली से टीम की परफॉर्मेंस में तब्दीली आएगी? देखिए, बड़ों ने आई वॉश किया है, अपनी नशिस्तें बचाने के लिए इस तरह की चीज़ें की हैं, क्योंकि लोगों का गम गुस्सा था। वर्ल्ड T20 में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस रही, जिस अंदाज से पाकिस्तान भारत से हारा, फिर ऑस्ट्रेलिया से हारा, तो पाकिस्तान वर्ल्ड T20 से बाहर हुआ, तो लोगों का गम गुस्सा था, उसको डाइवर्ट किया इन लोगों ने कि आते ही पहले इन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई। बताया इस इंक्वायरी कमेटी का क्या फ़ायदा, जिसमें क्रिकेट बोर्ड के 2 मुलाजिम शामिल थे, सुबहान अहमद जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, शकील शेख जो सारे शॉट्स खेलते हैं, वो क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन बने हुए हैं, वो उस कमेटी के हेड थे जो इंक्वायरी कमेटी थी। और उस कमेटी में इन्होंने यूनुस खान और मिसबाहुल हक को भी शामिल किया था, उन दोनों ने आने से इनकार कर दिया। अच्छा। इकबाल कासिम थे उस कमेटी में, अपना दामन बचा लिया। वो सिर्फ आई वॉश था कि लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, कि बजाय असल मामले के अपनी जान बचाओ। बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिनको दुरुस्त करना होगा। वफाक देखिए, सबसे पहले तो क्रिकेट बोर्ड के जो अहम ओहदों पर तब्दीलियां बहुत नागुज़ीर हो गई हैं। आप देखें शहरयार खान साहब, उनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, इंतहाई ईमानदार आदमी है, पढ़े लिखे आदमी हैं, और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर रहे बरतानिया में, फ्रांस में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे, भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रहे, पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी की हैसियत से रिटायर हुए, भोपाल के नवाब रह चुके, उनकी एक बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में
पहली मर्तबा हुआ कि एक आदमी दूसरी मर्तबा ओहदे पर फायज हुआ। 2003 से 2006 तक शहरयार खान पीसीबी के चेयरमैन रह चुके थे और फिर उसके बाद गुज़िश्ता बरस वो चेयरमैन बने, लेकिन अब उनकी उम्र जो है वो उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं दे रही। बड़े रेस्पेक्टेड आदमी है माशाल्लाह, 82 साल के हो गए, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे। लेकिन उनके साथ नजम सेठी साहब का अटैच होना, जो माशाल्लाह 68 बरस के, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ओल्ड एज होम बन चुका है, जिस तरह बरतानिया में होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 60 साल से ज्यादा जिसकी उम्र हो वो क्रिकेट बोर्ड में चला जाए। अच्छा, ये जो हमारे पाकिस्तान, अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूं या आम आवाम की बात करूं, मैं वफाक की बात करूं, हर शख्स जब क्रिकेट की बात आती है तो बड़ा जज्बाती हो जाता है। पाकिस्तान का नाम है और हम इसको बहुत इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म भी करते हैं, तो इनको एहसास नहीं होता कि मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट उन तमाम ओहदेदारों की जो कुर्सियों पर बैठे हैं कि यार ऐसी तब्दीली करें कि क्रिकेट आगे बढ़े, ज़रा एनर्जेटिक लोग आए, क्यों नहीं कर पा रहे ये लोग? ये दरअसल एक ऐसा सुराब है कि अगर आ जाता है आदमी तो उसमें इसकी चकाचौंध में गुम हो जाता है पाकिस्तान क्रिकेट की, बिल्कुल गुम हो जाता है कि इतने टूर्स हैं, फिर उसके बाद आपकी इतनी हाइप है, मीडिया में आपको इतनी, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करना चाहें कर दें, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं ना कि ये तो चीज़ें किसी वज़ीर आला के हिस्से में भी नहीं आती, जो और वज़ीर आज़म इवन वो तो सबसे बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है, लेकिन जो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है वो हाई प्रोफाइल है। लेकिन इस मरतबा दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम है, क्योंकि नजम सेठी साहब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन बन बैठे हैं। कभी पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में नहीं हुआ कि एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई और उसका कोई चेयरमैन बने। सेठी साहब सारे शॉट्स खेल रहे हैं। लोग बज़ाहिर यही कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2 चेयरमैन चला रहे, बल्कि एक आर्टिकल आया था डॉन अखबार में, उसमें लिखा हुआ था कि 4S पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही का सबब बन रहे हैं। उसमें सेठी, शहरयार साहब, सुभान अहमद जो सीईओ है और शकील शेख जो सबसे ज्यादा शॉट्स खेल रहे हैं, जो हर दौर में होते हैं। उनके पास जादू की छड़ी है, क्या गीदड़ सिंगी है, कुछ समझ में नहीं आता। गीदड़ सिंगी होगी, पता नहीं, अभी उन्होंने अपने बेटे को पाकिस्तान की अंडर 19 क्रिकेट टीम में सेलेक्ट करवा दिया। वो ढाका गया, 4 मैच खेला, सिर्फ 1 विकेट उसने ली, और उसके बाद पाकिस्तान कप जो हो रहा है उसमें उन्होंने कहा था एक अंडर 19 प्लेयर होगा, तो उनका बेटा अरसलान शेख पाकिस्तान कप में इस्लामाबाद की टीम में कोई मैच नहीं खेला, उसको शामिल करा दिया। खुदा का खौफ करें वो लड़के जो बेचारे धूप में क्रिकेट खेलते हैं, एक जोश जज्बे लगन के साथ, जिनके वालिदैन इतने मालदार नहीं है, जिनमें पाकिस्तान की खिदमत का जज्बा है, अपने शेयर टैलेंट के जरिए आगे आना चाहते हैं, उनको आप नजरअंदाज कर रहे हैं। मतलब इन्होंने अपनी घरेलू टीम बना ली, अपने टूर्स करें और अपने बच्चों को लेकर आए, अपने रिश्तेदारों को लेकर आए। यही है, मैं कहता रहा हूँ कि ओल्ड एज होम है। अगर आप देखें पीसीबी के ओहदेदारान ज्यादातर की उम्रें 60 बरस से जायद हैं। पाकिस्तान में 60 बरस के बाद तो आदमी रिटायर हो जाता है, और 80 बरस के बाद तो अल्लाह अल्लाह करता है। क्रिकेट में रिटायरमेंट की कोई एज ही नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा चार्म है, एक ऐसी कशिश है, अट्रैक्शन है कि जिसके जादू में गुम हो जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में जो भी आता है। हमें कोई एतराज नहीं, आप जिस भी कुर्सी पर बैठे, बस आप उस कुर्सी पर बैठकर उससे वफा करें और अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। आपकी इन तमाम कोताहियों की वजह से, इन तमाम ये कहते हैं ना, आप अपने लग्जरीज को एंजॉय करते हुए हमारी क्रिकेट टीम सफर करिए। आप देखें ग्राउंड में इस वक्त हम कौन से नंबर पर है? इस वक्त पाकिस्तान जो है वो वनडे में 8वें नंबर पर, आईसीसी की वनडे रैंकिंग में, और पाकिस्तान इस वक्त T20 में 7वें नंबर पर है। टेस्ट में हम टेस्ट में अलबत्ता हम 4-5वें नंबर पर हैं, लेकिन वनडे और T20 की परफॉर्मेंस बहुत खराब। T20 में हम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम सिर्फ 1 मैच जीते थे, वो भी बांग्लादेश से। बाकी हम सारे मैचेस हम हार गए थे। न्यूजीलैंड से हारे हम, ऑस्ट्रेलिया से हारे और भारत से हारे। और जिस तरह हम हारे वो भी हमने देखा है कि होता है कि आप एटलीस्ट टफ टाइम तो दो। अब बांग्लादेश से जीतने के बाद हम इतने खुश थे कि पता नहीं हमने कौन सा मार्का मार लिया, हमारे सामने टीम आई बांग्लादेश की और खड़ी हो गई। लेकिन आज हम उससे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मुझे अच्छी तरह से याद है 2001-2002 की बात है, बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस दिलवाने में बड़ा वाइटल रोल प्ले किया था। और फिर बांग्लादेश की टीम ने 2001 में पाकिस्तान का दौरा किया, 2003 में बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई। अब वही बांग्लादेश हमसे क्रिकेट खेलने से कतरा रहा है, कहता है कि जी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमारी टीम आपका दौरा नहीं कर सकती, जबकि इनिशियल डेज में हमने इतना सपोर्ट किया। मोहसिन कमाल पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर थे, वो कोच बनकर गए बांग्लादेश। उन्होंने खिलाड़ियों को बताया, लेकिन बस ये क्रिकेट का वो है, हमें अपना घर ठीक करना पड़ेगा। बीच में इत्तलात आ रही थी, वफाकी वजीर बराए बैनुस सूबाई राब्ता मियां रियाज हुसैन पीरजादा साहब ने कौमी असम्बली में बड़े गरज कर एक बयान दिया कि जी क्रिकेट बोर्ड मेरे बस में हो तो मैं इन सबको
ठीक कर दूं और सबको हटा दूं, लेकिन उन बेचारों की कोई सुनता ही नहीं है। वो पहले काफ लीग में थे, उसके बाद अब नून लीग में शामिल हुए और बोर्ड की तब्दीली की अफवाहें गश्त कर रही थी कि वर्ल्ड T20 के बाद जो लोगों का गम गुस्सा था उसको देखते हुए पीसीबी के पेटर्न इन चीफ वजीर आजम पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया था कि बोर्ड के ऑफिसर्स को घर भेज दिया जाए। लेकिन बदकिस्मती हमारी कि वो फिर एक इंडियन एजेंट का पकड़ जाना, कलभूषण जाधव का, फिर उसके बाद गुलशन इकबाल लाहौर में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, उसके बाद पैनामा लीक्स आ गई, तो उसकी वजह से अटेंशन डाइवर्ट हो गई, वरना अब तक हो जाता। और इस दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो आला ओहदेदारान हैं उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए सालाना जनरल बॉडी इजलास बुलाया, जिसमें करारदाद उन्होंने मंजूर की कि हुकूमती मदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी पीसीबी के उमूर में। तो जो लोग खुद हुकूमत के कंधे पर चलकर आए हैं क्रिकेट बोर्ड में, वो उन्हीं को आके दिखा रहे हैं, हमारी बिल्ली हम ही से मियाओ वाली तो बात। मतलब आप परफॉर्म करें ना करें, कोई मुदाखलत ना करें, भाई आपके घर के फैसले हैं जो आप इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। लेकिन क्या मैं आपकी तमाम जो आपने इस वक्त खौफनाक से सिचुएशन बताई है हमें बोर्ड की, क्या मैं खुशगुमानी कर सकती हूँ कि ये वकार यूनुस के चले जाने के बाद या इंजमाम के आने के बाद हम परफॉर्मेंस में कुछ तब्दीली देख कुछ बेहतर नहीं होगा? ये सिर्फ नजरों का धोखा है, लोगों की तवज्जो बटाने के लिए सब कुछ किया गया है। अब आप देखें T20 पाकिस्तान को इस साल सिर्फ 3 खेलने, एक T20 7 सितंबर को होना है इंग्लैंड में, और सरफराज अहमद को अभी से कप्तान बना दिया गया है ताकि लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाएं, बोर्ड की तरफ से तवज्जो लोगों की हट जाए। इंजमामुल हक को चीफ सिलेक्टर बना दिया गया, जुलाई में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को इंग्लैंड का दौरा करना है। फिर बहुत सारी ऐसी चीजें क्रिकेट बोर्ड ने की, सिलेक्शन कमेटी डिसॉल्व कर दी। अब उस सिलेक्शन कमेटी में जिसके इंजमाम चेयरमैन है उसमें तौसीफ अहमद है, उसमें वजाहतुल्लाह वास्ती हैं, वसीम हैदर हैं, तो लोग कहते हैं इंजमाम अपने शॉट्स खेलेंगे। फिर बाद लोग तनकीद करते हैं कि ये इंजमामुल हक थे कि जिनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ी सुक्की का सामना करना पड़ा। अगस्त 2006 में 20 अगस्त 2006 को मैं खुद था ओवल लंदन के मैदान पर, जब पाकिस्तान ने अंपायर डैरल हेयर और बिली डॉक्ट्रोव थे, वेस्ट इंडीज के बिली डॉक्ट्रोव और ऑस्ट्रेलिया के डैरल हेयर, और उन्होंने बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगाया। इंजमाम टीम लेकर बाहर चले गए मैदान से और वापस नहीं आए। 1877 से मार्च 1877 से टेस्ट क्रिकेट खेली जा रही है। पहला और अनोखा वाकया था जब किसी टीम ने टेस्ट मैच खेलने से इनकार कर दिया। उस वक्त शहरयार खान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, उस वक्त जहीर अब्बास साहब कौमी टीम के मैनेजर थे। उस वाकये के बाद शहरयार खान साहब को पीसीबी के चेयरमैनशिप से हटाकर डॉक्टर नसीम अशरफ को चेयरमैन बनाया गया। तो इस तरह का वाकया हुआ। इंजमाम उस वक्त थे, तो अब देखना ही कि इंजमाम एज अ चीफ सेलेक्टर, उस वक्त तो कप्तान थे, बड़े पावरफुल कप्तान थे, अब एज अ चीफ सेलेक्टर आया वो अपनी एक वही रविश इख्तियार करते हैं या फिर कोई तब्दीली आती है, देखना है। अच्छा, अभी आपने बॉल टेम्परिंग का जिक्र किया, तो हमारे भी कुछ क्रिकेटर्स हैं उन पर इसका इल्जाम भी लगा था, और उन्होंने, क्योंकि अब इतने वहाँ पर कैमराज और हर चीज़ होती है कि हर चीज़ आपकी कैच हो जाती है, जो भी चीज़ आप ग्राउंड में इस वक्त कर रहे होते हैं, इवन आपके इमोशंस भी, स्लैंग लैंग्वेज भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये जो बॉल टेम्परिंग है, जब पता है आप पकड़े जाएंगे, आप पर इतना प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर भी करते हैं। लेकिन अब खत्म हो गई बॉल टेम्परिंग, और अब पाकिस्तानी तो खैर इसमें पाकिस्तानी मूजिद थे, लेकिन आप देखें दूसरे इंग्लैंड के बॉलर्स भी करते हैं, दूसरे ममालिक के बॉलर भी करते हैं। हम बदनाम हो गए 1992 के इंग्लैंड के टूर पर, जब वसीम अकरम और वकार यूनुस की तेज स्विंगिंग गेंदें जो थी इंग्लिश बैट्समैनों के लिए मुश्किलात पैदा करी। तो इंग्लिश प्रेस, जो टेबुलाइट प्रेस है, उसने इस तरह की स्टोरीज पाकिस्तान को बदनाम करने होती है, लेकिन इतनी भी नहीं होती जितना कि हमें टारगेट बनाया जाता है। दूसरे ममालिक के लोग भी करते हैं। अब चूंकि 28 कैमरों से कवरेज होती है, तो अब कोई मौका नहीं मिलता किसी को कि कोई बॉल के साथ कोई हरकत करे। अच्छा है, लेकिन वो तो मामला दब गया। अब हमें मामलात अपने क्रिकेट बोर्ड के अंदर का अपना घर ठीक करना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का गवर्निंग बोर्ड जो है इस वक्त 9 अफराद पर मुश्तमिल है, उनमें एक भी क्रिकेटर नहीं है। 4 रीजन्स के प्रेसिडेंट हैं, कराची के एजाज फारूकी साहब, रावलपिंडी के मेजर रिटायर्ड नईम अख्तर गिलानी साहब, और उसके अलावा इस्लामाबाद के शकील शेख साहब। ये जो है ये इस गवर्निंग, और पेशावर के गुलजादा, ये गवर्निंग बोर्ड का हिस्सा है। उसके अलावा इदारों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यूबीएल के मंसूर खान साहब हैं, उसके अलावा सुई नॉर्दर्न गैस के अमजद लतीफ़ साहब हैं, उसके अलावा वाबडा के जफर महमूद साहब हैं। मुझे तो टिप्स पर याद है, आप अंदाजा लगाएं, सबके मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके बाद नजम सेठी साहब को गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया हुआ है। उसके अलावा एक नुमाइंदा जो है इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री का आता है। तो मतलब 9 अफराद हैं, उनमें कोई भी क्रिकेटर नहीं है। इंटरेस्टिंग चीज है। मैं तो ये चाहूंगी, दरखास्त करूंगी
कि ये जो हमारे चेयरमैन साहब हैं वो मुशीर रख लें, अपना मुशीर रखे हुए उन्होंने, मशवरा देना मिसबाउल हक और यूनुस खान जो है वो एडवाइजर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के, वो देते होंगे लेकिन वो खुद मसरूफ रहते हैं। अभी यूनुस की कंट्रोवर्सी चल रही है, आपका इत्तेफाक रहा, मुलाकात हुई? मैंने कई उनके इंटरव्यूज किए और ये फील्ड अच्छी है। अगर आप टेबल के दूसरी तरफ हैं तो आप खुलकर बात कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जाएंगे, वहां मुलाजमत करेंगे, एक अट्रैक्शन तो नजर आती है, बाहर से देखने में बड़ी कशिश नजर आती है, लेकिन फिर उसके बाद आप टेबल के दूसरी तरफ हो जाते हैं, आप लोगों के हाथ पांव जोड़ेंगे कि यार गलत बात जरा ना करना, पीसीबी का इमेज बिल्ड करना, जो खामियां उनको छुपाओ। तो उससे ज्यादा बेहतर है कि आप खरे अंदाज से, सच्चे अंदाज से जो सही सही चीजें लोगों के सामने लाएं, लोग ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ये है कि जो दूसरे लोग आपको मशवरा दे रहे थे या टॉक शोज में जो बात हो रही होती है, प्लीज कुछ तो उन पर कान धरें और कोशिश करें कि इदारा बेहतर हो सके। नहीं, क्रिकेट बोर्ड कता कलामी होती है, क्रिकेट बोर्ड रिकॉर्डिंग करता है जितने स्पोर्ट्स के शोज होते हैं, और वो बाकायदा उनके ऑफिशियल्स अगर नहीं देख पाते वो देखते हैं, ये भी बता दूं। अच्छा, देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन शायद अमल नहीं करते। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और स्पोर्ट्स इंसाइक्लोपीडिया हमारे साथ मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि मसरूफ़ बहुत रहते हैं, ये अपना प्रोग्राम करते हैं, बड़ा कामयाब प्रोग्राम है, सालों से करते आ रहे हैं, अपनी व्यूअरशिप है इनकी और अपना एक अंदाज़ है इनका अपना सारा तज्जिया देने का, और हमें हमारे लिए वक्त निकालते हैं। आपका बहुत शुक्रिया सना। लेकिन मैं जो यंगस्टर्स हैं, अगर आपका प्रोग्राम देख रहे हैं तो उनको मैं बताऊं कि चीज़ें जो है ना मेहनत से हासिल होती हैं। ठीक है। मैंने बड़ी जिद्दोजहद की। मैं उनको एक वाक़या सुनाऊं, मैंने पहले भी फराह के शो में सुनाया था, ATV पे मॉर्निंग शो में, कि लोगों के लिए, यंगस्टर्स के लिए इंस्पिरेशन हो कि जैसे अगर मैंने मास्टर्स किया हुआ है कराची यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में, MSc पहले BSc ऑनर्स किया, मुझे क्रिकेट का शौक था, मैं जाके ग्राउंड्स पर बैठा रहता था, मैच देखता था। मेरे वालिद मरहूम मुझे मना करते थे कि मत जाओ, ये तुम्हें खाने को नहीं देगी और ये वो भारत। लेकिन मुझे किसी ने कहा कि तुम ग्राउंड्स पे कमेंट्री करते हो, लाउड स्पीकर्स पे मैं ग्राउंड पे कमेंट्री करता था जो मैचेस होते हैं, उन्होंने कहा तुम इतनी अच्छी कमेंट्री करते हो तो तुम रेडियो क्यों नहीं आते? मैंने कहा मेरी कोई सिफारिश नहीं। उस वक्त एक पाकिस्तान टेलीविजन रेडियो पाकिस्तान था। एक साहब ने कहा कि तुम ऐसा करो कि नॉर्थ नाज़िमाबाद में बख्तियारी यूथ सेंटर है, बोर्ड इंटरमीडिएट के बोर्ड ऑफिस के साथ, वहाँ क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ फाइनल खेला जाता है, एक बड़ा मशहूर टूर्नामेंट होता है नाज़िमाबाद सुपर कप, और उस फाइनल में 10-12 हज़ार लोग आते हैं मैच देखने के लिए, और तुम वहाँ जाओ, लाउड स्पीकर पे अगर कमेंट्री करोगे, वहाँ बड़े लोग आते हैं, तुम लोगों की नज़रों में आओगे। मैं 3 बसें बदल कर मैं वहाँ पहुँचा। उस वक्त तो कोई जानता नहीं था। अब मैं जाके जहाँ कमेंट्री हो रही थी वहाँ खड़ा हो गया। अब जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अभी लोग जानते हैं, तो उस वक्त तो एक आदमी आया, कहने लगे यहाँ क्यों खड़े हो? मैं कहा मैं इतनी दूर से 18 किलोमीटर दूर से आया हूँ, मुझे कमेंट्री का शौक है, मुझे लोगों ने कहा, और आप मुझसे 2-3 ओवर्स कमेंट्री करा लें, और अगर मैं अच्छी करूँगा तो मुझे करने दीजिएगा। ठीक है। तो वो सोचते रहे, उनको तरस आ गया। उन्होंने कहा, उनका कोई पंटर कमेंट्री कर रहा था जानने वाला, यार हटना, इस लड़के को ट्राई करें। मुझे उन्होंने माइक दिया। अब मैंने 2 ओवर की, 3, जब मैं बहुत अच्छी कर रहा था, मैंने उनकी तरफ मुड़ के देखा, उन्होंने करते रहो। 5-6 ओवर जब मैं कर चुका तो उनसे भी ऊपर वाला एक आ गया और उसने कहा कौन है? उस वक्त तो हमें कोई नहीं जानता था। उसने मुझसे माइक छीना और उसने अपने खास आदमी को, कोई दोस्त को लाया, उसको माइक दिया और मुझे कहा भाग जाओ, नजर नहीं आना। अच्छा, अब हम 3 बसें मैं बदल के आ गया वापस, लेकिन उससे मुझ में एक इंस्पिरेशन हुई कि मैंने कुछ बन के दिखाना है। तो आप यकीन करें, मैं उस आदमी को तो नहीं भूल सकता था। मैंने अपनी मेहनत जारी रखी। 4 साल के बाद अंडर 19 का फाइनल था नेशनल स्टेडियम कराची में, मैं PTV पे कमेंट्री कर रहा था। तो मैच शुरू होने से पहले वही आदमी जिसने मुझसे माइक छीना था वो आया कमेंट्री बॉक्स में और मुझे उसने अपना रेज्यूमे दिया और उसने कहा यार इकबाल साहब जरा प्लीज पढ़ दें, आपका भाई अंपायरिंग कर रहा है, जरा अच्छे अल्फाज में पढ़ दीजिएगा। मैंने उसको देखा, लेकिन मैंने उसको नहीं बताया कि मैं वही आदमी हूँ जिससे तुमने माइक छीना था, लेकिन अब मैं अपनी मेहनत के बलबूते पर यहाँ पहुंच गया हूँ। फिर मैंने उसका सारा रेज्यूमे पढ़ दिया और मैंने किसी को उसका नाम नहीं बताया कि इसने छीना था। लेकिन ये यंगस्टर्स के लिए है कि देखें, अगर आपके मुश्किलात आती हैं, अगर आप मेहनत करें तो कोई चीज ऐसी नहीं है जो हासिल ना कर सके। अल्लाह ताला मेहनती आदमी का, ईमानदार आदमी का हमेशा साथ देता है। हाँ, मुझे वो याद आ गया, वो परवीन शाकिर की एक गजल है ना, मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखती हूँ। सो ऐसा ही है, हम चेहरे बातें भूल जाते हैं, लेकिन हमें कुछ लोगों के चेहरे याद रहते हैं, क्योंकि वो ना हमारी लाइफ में, अच्छा ऐसे लोग बड़ी ब्लेसिंग होते हैं जो आपकी लाइफ को तब्दील कर देते हैं। कोई ना सिंपैथी देना कुछ, लेकिन इट डिपेंड्स कि आप कितने मोटिवेटेड हैं कि आप किसी की वजह से अपने आप को तब्दील ना करें। क्रिकेट खेलने का शौक नहीं, मैं क्रिकेट खेलता नहीं था। मैं वो जाके जब शुरू मुझे शौक हुआ क्रिकेट का, तो मेरे घर के पास एक ग्राउंड था और मैं वहां जाके मैच देखता था।
तो अब हमारा एक ही दरवाज़ा था, यानी एंट्री और एग्जिट उधर से ही था। तो मेरे वालिद साहब बड़े सख्त थे, वो मना करते थे कि नहीं जाओ। अब मैं उनके डर से, सुबह हमारी वालदा मरहुमा चुपचाप कहती निकल जाओ, वो ख्याल करती। अब मैं चला जाता था, दोपहर को मैं लंच में वापस नहीं आता था। ये उन लोगों को बता रहा हूँ कि मेहनत का सिला अल्लाह ताला, क्योंकि अगर लंच में वापस आता वालिद साहब जाने नहीं देते। तो मैं सारा दिन वहां बैठा रहता था। जब शाम को मैच खत्म होता था तो मैच खत्म होने के बाद घर आता था। तो जब मैं हर इतवार को जाने लगा तो लोगों ने कहा यार ये लड़का आके बैठा था, एक ने कहा मुझे तुम स्कोरिंग कर लोगे, मैंने कहा। तो अब मैं स्कोरिंग, मुझे और शौक बढ़ता चला गया, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला का करम। माशाल्लाह। तो अभी आप प्रोग्राम करते हैं, बट अब आप कमेंट्री क्यों नहीं कर रहे? कमेंट्री का अब सना ये हो गया है कि रेडियो पाकिस्तान में पहले कमेंट्री होती थी, बाहर भेजते थे। मैं इंग्लैंड गया, साउथ अफ्रीका गया, इंडिया गया, मुत्तहिदा अरब अमारात, कई जगह गया। लेकिन अब उन्होंने ये ट्रेंड कर दिया, रेडियो पाकिस्तान के कुछ माली मसाइल हो गए तो रेडियो तो कमेंट्री करता नहीं। जो एफएम चैनल्स बेशतर कमेंट्री करते हैं वो एक छोटा सा 14 इंच का टीवी स्टूडियो में रख लेते हैं और स्पूल पर क्राउड की आवाज पीछे से बैकग्राउंड में, अगर चौका लगता है तो क्राउड की आवाज चला देते हैं। तो वो उसमें मैंने वो माहौल बनता है, मैंने की कमेंट्री। लेकिन उसमें फिर मजा नहीं आता कि आप जो ग्राउंड का हाल बयान कर सकें। और उसमें भी मेहनत करके जाता था कि वेस्ट इंडीज की सीरीज हो रही थी 2004 में, तो सारी मालूमात मैं करके जमा करके गया कि अगर वहां से फर्ज कीजिए कि राब्ता मुनक़ता हो जाता है, मैच नजर नहीं आता टीवी पे, तो आप क्या करेंगे? तो आपके पास बोलने के लिए मैटर होना चाहिए। तो मैं पूरा वेस्ट इंडीज का ट्रिनिडैड में टेस्ट मैच हो रहा था पोर्ट ऑफ स्पेन में, तो मैंने बताया कि यहाँ ग्राउंड के बैक साइड पर एक पहाड़ी है जहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ब्रायन लारा का घर है, जो प्लॉट उसे दिया है ट्रिनिडैड एंड टोबैगो की गवर्नमेंट ने, और ये वो बहुत सारी चीजें बताई। अगले दिन मैं गया बाहर, तो उस वक्त के नेशनल बैंक के सदर अली रजा जो थे वो एयरपोर्ट पे मुझे मिले, कहने लगे तुम वेस्ट इंडीज से कब वापस आए? यानी कि हमने इतनी अच्छी कमेंट्री की कि वो उनको ये लग रहा था कि वहीं बैठे हुए थे। तो आदमी जो काम करे मेहनत के साथ। तो हमारे पास क्या इस तरह कमेंटेटर्स के लिए भी एक बड़ी डिफरेंट सी फील्ड है, बहुत कम लोग शायद इस तरफ आते होंगे। कोई ट्रेनिंग तो नहीं होती? कुछ नहीं, कोई ट्रेनिंग बस वो खुद ब-खुद आप करें। जैसे ग्राउंड पे मैंने अपना वाकया बताया गया, लाउड स्पीकर पे लोग करते हैं। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कराची के ग्राउंड पे कम होती है कमेंट्री, लेकिन बस लोग खुद ही आ जाते हैं, खुद ही आते हैं, अपने शौक से करते हैं। अच्छा, जिस तरह हम आपकी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस की बात करें या स्ट्रगल की बात करें, आज तो माशाल्लाह पाकिस्तान क्या दुनिया भर में जहां स्पोर्ट्स लवर हैं वो आपको आपके नाम से पहचानते हैं। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल परफॉर्मर्स की बात करें, जो हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं जो ग्राउंड पर उतरते हैं, आके परफॉर्म करते हैं, सबसे एक मशहूर नाम, सबसे एक मशहूर पर्सनैलिटी वो अफरीदी साहब की है, जिसे दुनिया पसंद करती है। हर दूसरे एड कमर्शियल में वो नजर आ रहे होते हैं। आजकल तो वो उम्रे पे सऊदी अरब गए। अच्छा, माशाल्लाह। अभी परसों वो मदीना क्रिकेट एसोसिएशन की एक तकरीब थी, वहाँ मेहमान खुसूसी, अल्लाह उनका उम्रा कबूल करे, आमीन। सो ये बताएं कि शाहिद अफरीदी की जो हमने परफॉर्मेंस, कितना 20 साल हो गए ना? शाहिद अफरीदी ने 2 अक्टूबर 1996 को अपना वनडे इंटरनेशनल कैरियर शुरू किया। अक्टूबर में 20 साल हो जाएंगे। कीनिया के खिलाफ उस मैच में उनकी बारी नहीं आई। हाँ। उसके बाद अगला मैच 4 अक्टूबर 1996 को नैरोबी जिमखाना ग्राउंड कीनिया में था अगेंस्ट श्रीलंका। एक 4 मुल्की टूर्नामेंट हो रहा था और उस मैच में उन्होंने 37 गेंदों पर वनडे क्रिकेट की तारीख की तेज तरीन सेंचुरी स्कोर की और फिर वो बिल्कुल क्रिकेट की दुनिया में आ गए। हालांकि वो लेग स्पिनर थे बेसिकली, लेकिन उन्होंने एज अ बैट्समैन परफॉर्म किया। और आप अंदाज़ा लगाएं कि 1996 से लेकर 2016 आ गया, तकरीबन 20 बरस बीत गए उनको काम करते हुए। लेकिन आज भी हम यही कहते हैं कि बस जब किस्मत होगी तो वो परफॉर्म कर जाएंगे, जब नहीं करना होता तो नहीं करता। 20 साल बाद भी अभी तक हम, जब मैं ये सुनती हूँ ना, मेरे लिए बड़ा अजीब सा ये होता है स्टेटमेंट कि पिच जो थी वो बड़ी मुश्किल थी, पिच के बाद इस तरह जाना भी कुछ। पाकिस्तान क्रिकेट की सना ये बदकिस्मती है कि हमेशा जो भी स्टार प्लेयर्स होते हैं जब वो जाते हैं तो बड़े दर्दनाक अफसोसनाक अंदाज से जाते हैं। हनीफ मोहम्मद की मिसाल ले लें, 60s में कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच था, उसमें हनीफ मोहम्मद के छोटे भाई सादिक मोहम्मद ने टेस्ट डेब्यू किया। मुश्ताक मोहम्मद भी टेस्ट खेल लेते और हनीफ मोहम्मद भी। उस वक्त अब्दुल हफीज कारदार थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी 3 भाई अब नहीं खेलेंगे। हनीफ मोहम्मद को रिटायर कर दिया गया उस टेस्ट मैच के बाद। जहीर अब्बास 1985 में श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आई, वो चाह रहे थे कि कराची में, क्योंकि ज़्यादातर वक्त वो यहाँ जहांगीर रोड पर रहे, तो वो चाहते थे कराची में अपना टेस्ट कैरियर का इख्तिताम करें, लेकिन उन्हें सियालकोट टेस्ट खिला दिया गया। और फिर जहीर अब्बास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची टेस्ट के दौरान और उनकी आंखों में आंसू थे।
जावेद मियांदाद 1996 के वर्ल्ड कप के लिए उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया, ट्रायल मैचेस लिए गए। उन्होंने एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची प्रेस क्लब में, मैं भी था, और जावेद मियांदाद लिटरली रो रहे थे। फिर उस वक्त की वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने मदाखलत की, मुनव्वर सोहरवर्दी मरहूम आए, जावेद मियांदाद की उन्होंने मीटिंग कराई कराची एयरपोर्ट पर, और जावेद मियांदाद फिर गए वर्ल्ड कप खेलने, और फिर वो बेंगलोर में जो क्वार्टर फाइनल था अगेंस्ट इंडिया, वो जावेद मियांदाद का आखिरी मैच साबित हुआ। तो बहुत सारे प्लेयर्स, वसीम अकरम 2003 के वर्ल्ड कप के बाद खेलना चाहते थे लेकिन उन्हें नहीं खिलाया गया। सईद अनवर ने 2003 के वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ सेंचुरियन में सेंचुरी स्कोर की, उसके बाद वो वतन वापस आए तो मजबूर हो गए उन्होंने फिर मेरे दोस्त हैं, मेरे मुझसे पढ़ते भी रहे सईद अनवर, उनको मैं ट्यूशन पढ़ाता था मैथ्स, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज कराएं। कराची क्लब में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जिसमें उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया। इंजमामुल हक चले गए, मतलब इंजमामुल हक तो एक वो वाहिद क्रिकेटर हैं जो बड़े ग्रेसफुल अंदाज से गए, उन्हें 1 करोड़ रुपए मिले नवंबर 2007 में, जिस पर बकिया प्लेयर्स ने इतराज किया। नवंबर 2007 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच था लाहौर में गद्दाफी स्टेडियम में, उस वक्त के चेयरमैन डॉक्टर नसीम अशरफ ने 1 करोड़ रुपए दिए इंजमामुल हक का, वो आखिरी टेस्ट था, और उस टेस्ट मैच में इंजमामुल हक जावेद मियांदाद का 8,832 रन का जो रिकॉर्ड था पाकिस्तान का, जिसे अब यूनुस खान ने तोड़ा है, वो तोड़ सकते थे लेकिन वो अगले दिन जब आए स्टंप आउट हो गए, तो इंजमाम वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ सके। लेकिन उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में और भी अजीम खिलाड़ी गुजरे, हनीफ मोहम्मद, जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद, वसीम अकरम, वकार यूनुस, किसी को नहीं मिले 1 करोड़ रुपए इंजमामुल हक को। आप तो एक काम करें, क्रिकेट नामा लिख दें आप, एक ना अपनी किताब आप शाया कर दें, और वो बड़ी जरूरी होगी और उसमें इंस्पिरेशन भी होगी, और जो यंगस्टर हैं हमारे उनके पहले अपने बारे में लिखिएगा फिर बाकियों के बारे में। मैंने बताया आपके प्रोग्राम। हाँ, तो क्रिकेट नामा जो है वो बड़ी खास किताब होगी। मैं जरूर चाहूंगी जब आप नेक्स्ट टाइम आए तो आप ये बताएं कि हाँ मैंने लिखना शुरू कर दिया है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह किताब मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा ये बताएं, अब ये जो सरफराज अहमद को लाया गया है T20 के लिए एज ए कैप्टन, उनका नाम दिया गया है, लोग चाहते भी हैं कि लाया जाए उनको, व्हाट डू यू से? इतना प्रेशर है, अब फिर टीम में बड़े जो है मुख्तलिफ मामला चल रहे हैं, गुड चॉइस होगी सरफराज बड़ा टैलेंटेड क्रिकेटर है। 2006 में हम पाकिस्तान ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था श्रीलंका में, फाइनल में भारत को हराया था। सरफराज अहमद कैप्टन थे पाकिस्तान टीम के। उस भारतीय टीम में रोहित शर्मा जिन्होंने 2 डबल सेंचुरियां बनाई वनडे में, उस भारतीय टीम में शामिल थे। पीयूष चावला शामिल थे। पाकिस्तान ने हराया भारत को। सरफराज कप्तानी करते चले आए हैं, अंडर 19 की कप्तानी की, पाकिस्तान ए की कप्तानी की, अपने इदारे PIA की कप्तानी कर चुके, अपने क्लब पाकिस्तान क्रिकेट क्लब की। तो वो एक मैच्योर क्रिकेटर के तौर पर सामने आ रहा है सरफराज। और सरफराज को बाद लोगों की तो ये राय है खाली T20 नहीं, मिसबाउल हक अब 42 बरस के हो चुके हैं, हो सकता है उन्होंने कहा कि 3 सीरीज तक अगर इस सीरीज में उनकी अच्छी फॉर्म फिटनेस रही तो वो वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी सीरीज खेलेंगे। तो लोगों की ओपिनियन ये कि इस वक्त सरफराज अहमद को तीनों फॉर्मेट के लिए पाकिस्तान का कप्तान बनाया जाए। मिसबा के बाद टेस्ट में भी वो कप्तानी करें और वनडे में भी, क्योंकि अजहर अली वनडे में कप्तानी कर रहे हैं लेकिन उनकी अपनी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, एक ओपनर की जगह मार रहे हैं। अजहर अली खुद इनिंग्स ओपन कर रहे हैं वनडे में। तो इंजमाम के होते सरफराज के होते हुए मैं समझता हूँ कि लोग सही कह रहे हैं, कई टेस्ट क्रिकेटर्स ने कहा। लेकिन आप मुझे बताएं कि ये जो 3 डिफरेंट पोर्शंस हैं जो आप एक शख्स को जिम्मेदारी दे देते हो, फिर उस पर प्रेशर नहीं आ जाता एक वक्त में वो एक चीज को संभाले? नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि T20 मैचेस कम होते हैं, टेस्ट और वनडे मैचेस होते हैं, और प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, प्रेशर की क्या बात है, पैसे लेते हैं मुल्क का जो है नाम रोशन करने के लिए, कोई अल्लाह वास्ते तो नहीं खेलते, तो परफॉर्म करते हैं, उनको इंसेंटिव मिलते हैं, बोर्ड तनख्वाहें देता है, 3.5 साढ़े 4 लाख रुपए तो वैसे ही मिलते हैं तनख्वाह खिलाड़ियों का जिनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, वो कुछ भी ना करें 4.5 लाख रुपए महीना उन्हें मिल रहे हैं। उसके अलावा इंडोर्समेंट हैं, जो इश्तिहारात जो लोगोज लगाते हैं अपनी शर्ट्स पर बल्ले, वो अलग उसके पैसे लेते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐड के अलग हैं। फिर जब अगर टीम जीतती है तो वो जो प्राइज मनी मिलती है उसमें अलग शेयर होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब क्रिकेटर वो जो पहले कहते हैं ना खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, अब उल्टा हो गया है, खेलोगे कूदोगे तो होगे बनोगे नवाब और पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, उल्टा हो गया। मत बोले नवाब हो गया ना अब तो। आप देखें मैंने कई क्रिकेटर्स ऐसे देखे कि जो वाकई में जो बेचारे आते हैं मतलब अपनी मेहनत की वजह से आते हैं। कोई जुर्म नहीं है कि अगर गुर्बत कोई जुर्म नहीं है, गरीब होना जुर्म नहीं है, लेकिन नामुसाइद हालात में आते हैं। आप देखें मोहम्मद आसिफ जब आए शेखुपुरा के कोई तकरीबन 8-10 किलोमीटर दूर एक गांव है माछी के, वहां से आए, उनके पास ट्राउजर भी नहीं था, जूते भी नहीं थे, वो खेले। आप मोहम्मद इरफान की एग्जांपल ले लें, बूरे वाला से इरफान गए और वो वहाँ लाहौर में एकेडमी के बाहर बैठे हुए थे, फिर उनको अंदर ले जाया गया, उनको आकिब जावेद ने देखा, फिर उनके पास जूते नहीं थे, कपड़े नहीं थे।
मोहम्मद आमिर को देख लें, गुज्जर खान से भी कोई 8-10 किलोमीटर दूर गांव है, वहां से आए थे वो और फिर उन पिंडी आ गए। तो बहुत सारे क्रिकेटर्स की ऐसी कहानी है। वरना जिस तरह आप इतनी गंभीर सिचुएशन बता रहे हैं बोर्ड की, जहां हर चीज है, करप्शन भी है, उसके बावजूद अगर ऐसे लोग आ गए और आके इन्होंने नाम बना लिया तो ये उनका टैलेंट भी था, उनका नसीब भी था। मोहम्मद यूसुफ को देखें, मोहम्मद यूसुफ भी इंस्पिरेशन है लोगों के लिए कि मोहम्मद यूसुफ जब पहले यूसुफ योहन्ना थे ना, और वहाँ रेलवे कॉलोनी लाहौर में रहते थे, इनकी वालदा नर्स थी एक हॉस्पिटल में, इनके फादर तो बड़ी मेहनत करता था। मोहम्मद यूसुफ के बारे में अखबारात में आया है कि इनके फादर, ये डॉन बैस्को स्कूल लाहौर में इनका दाखिला हो गया क्योंकि क्रिश्चियन थे उस वक्त, तो इनके फादर जो थे ना इनसे बहुत तंग थे, तो इनको उन्होंने कहा कि आप कोई काम करो। तो मोहम्मद यूसुफ ने किराए पे रिक्शा भी चलाया, मोहम्मद यूसुफ ने दर्जी का काम भी, बड़ी स्ट्रगल है, ये कोई मजाक की बात नहीं है कि स्ट्रगल जिद्दोजहद करके अब उनके पास अल्लाह ताला का दिया सब कुछ है, तो मेहनत का सिला मिलता है आदमी। राइट, अब माँ बाप के पैसे पे तो बहुत लोग जो है वो लग्जरीज एंजॉय कर लेते हैं। असल बात तो ये ना कि आप स्क्रैच से उठें और आपके नाम से आपकी फैमिली की पहचान बने। राशिद लतीफ को देख लें, राशिद लतीफ मेरे घर के पास रहते थे, उनके फादर अब्दुल लतीफ कुरैशी मरूम उन्हें क्रिकेट खेलने से मना करते थे, तो हम लोग क्लब चलाते थे हमारे दोस्त, तो वो राशिद लतीफ को लेने जाते थे तो आम कपड़ों में वो निकल आते थे और बाहर दीवार से ऊपर से ना वो अपने क्रिकेट की किट फेंक दिया करते थे और रिक्शे में। उनके फादर बड़ा मना कर, बाद में राशिद लतीफ पाकिस्तान के कप्तान बने, अच्छा परफॉर्म किया। मतलब क्रिकेट ग्राउंड में खेलने के लिए भी बड़ी मुश्किलात आप अगर क्रिकेटर्स को बुलाएं, उनकी कहानियां सुने तो बड़ी दिलचस्प कहानी, मैंने तो पढ़ता रहता हूँ, मुझे खुद शौक है, तो मैं हर क्रिकेटर के बारे में जानता भी हूँ कि क्या नाम है। कई क्रिकेटर्स के ना बड़े बड़े नाम है, जब मैं कमेंट्री करता हूँ बताता हूँ लोग हैरान हो जाते हैं। वकार यूनुस है उनका पुराना, वकार यूनुस मितला। वसीम अकरम का नाम है चौधरी वसीम अकरम है। मोहम्मद अकरम फास्ट बॉलर थे, वो अब कोच भी रहे। मोहम्मद अकरम आवान है। अजहर महमूद थे ऑलराउंडर, अजहर महमूद सागर। बहुत सारे मतलब ऐसे प्लेयर के बड़े बड़े लंबे लंबे नाम भी हैं, इंटरेस्टिंग है लोगों के इंडस्ट्री के नाम रखे हुए। अच्छा बताइए, जो अहमद शहजाद, बड़ा हमने इनकी सेल्फीज देखी और सोशल मीडिया पर बड़े इन रहे ये, तो इनका क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? क्योंकि लोग तो बहुत बातें कर रहे हैं। इनका डिसिप्लिन का थोड़ा प्रॉब्लम है, प्लेयर बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ उमर अकमल और अहमद शहजाद दोनों बड़े अच्छे प्लेयर हैं, टैलेंटेड प्लेयर है। अहमद शहजाद तो कप्तानी की दौड़ में था, लेकिन फिर लोगों ने उसका रवैया देखा जिसकी वजह से उसकी रिपोर्ट्स गई बोर्ड के पास, जिसकी वजह से वो पीछे हो गए। और फिर कुछ शाहिद आफरीदी की सरपरस्ती भी थी उन पर कि वो लोग कहते थे कि शाहिद आफरीदी का बेटा है, तो वो उसकी वजह से भी बड़ा फर्क पड़ा, उसकी वजह से। अच्छा, ये डिसिप्लिन का प्रॉब्लम, ये तो प्रोटोकॉल है ना आपके ग्राउंड में, आप जब उतरेंगे, आपने एज ए टीम खेलना है, या उमर अकमल की बात करें तो ये क्यों डिसिप्लिन को, अपनी परफॉर्मेंसेस खराब कर रहे हैं या अपनी जगहों को खो रहे हैं डिसिप्लिन की वजह से? शोहरत का नशा ही ऐसा होता है बहुत, वो कहते हैं ना कि फलदार दरख्त जो है वो झुका होता है, उसकी शाख झुकी हुई होती है। तो अगर शोहरत, इज्जत, दौलत आपको मिल जाए तो इंसान वही होता है कि उसके ज़र्फ का अंदाज़ा होता है कि वो उस वक्त उस सूरत हाल में कैसा अपने आप को लोगों के सामने पेश करता है। तो अगर आप शोहरत के नशे में आपका दिमाग खराब से मगरूर हो जाए, एरोगेंट हो जाए, तो फिर वो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करेगा ना आपकी परफॉर्मेंस। अच्छा, आपने पीएसएल की बात की, आपने कहा ये बड़ा अच्छा चेंज था, बड़ी पॉजिटिविटी थी पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। अब जो है पाकिस्तान कप हो रहा है, पाकिस्तान कप 2000 पाकिस्तान कप फैसलाबाद में हो रहा है। ये भी बोर्ड के ऑफिशियल्स ने लोगों की तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए कि भाई हम क्रिकेट करा रहे हैं, क्योंकि आप देखें एक्टिविटीज वर्ल्ड T20 के बाद धड़ाधड़ एक्टिविटीज शुरू हो गई हैं। अप्रैल में वर्ल्ड T20 खत्म हुआ इस महीने के शुरू में। अब आप देखें 20-25 दिन में क्या से क्या हो गया। सिलेक्शन कमेटी नई बन गई, वकार यूनुस मजबूर हो गए रिज़ाइन करने पर, शाहिद आफरीदी ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, कप्तानी से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। फिर उसके बाद आप देखें कि नई सिलेक्शन कमेटी बन गई, सरफराज अहमद नए कप्तान बन गए, ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान कप होगा। इसके फौरन बाद मई के फर्स्ट वीक में एबटाबाद में एक ट्रेनिंग कैंप लगेगा जो फौजियों की जेर निगरानी होगा, फिजिकल ट्रेनिंग का। उसके बाद इस्लामाबाद में एक कैंप लगेगा। तो बोर्ड ने ऐसी एक्टिविटीज शुरू कर दी कि लोगों को पता चले कि वाकई में क्रिकेट बोर्ड जो है वो कोई काम कर रहा है। तो ये पाकिस्तान कप हो रहा है, इसमें 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं, लेकिन जिस तरह से ये टूर्नामेंट हो रहा है उस पर बड़े लोगों ने इतराज़ात किए कि जो पिचेज हैं उस तरह की पिचेज नहीं है जैसी आपको इंग्लैंड में मिलेंगी। अच्छा। अगर आप इंग्लैंड के दौरे की तैयारी करें तो पिचेस भी आप वैसी बनाएं, उस तरह की पिचेस नहीं है। ग्राउंड की आउटफील्ड इतनी अच्छी नहीं है, अंपायरिंग का मयार बहुत ख़राब है। आप देखें इसी ख़राब अंपायरिंग की वजह से यूनुस खान जो थे वो खैबर पख्तूनख्वा के कप्तान थे, टूर्नामेंट अधूरा छोड़कर कराची वापस आ गए। अंपायरिंग के लिए भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हालांकि ऐसे लोग बैठे हुए हैं वो अपने दोस्तों को नवाज रहे हैं। अंपायरिंग के शोबे पर भी तवज्जो देनी होगी, क्योंकि अगर अंपायरिंग का स्टैंडर्ड अच्छा होगा खिलाड़ी फिर दिल लगाकर परफॉर्म करेगा, और अंपायरिंग में बहुत सारी खामियां सामने
सामने आई। अच्छा, एम्पायर भी गलत डिसीजन दे रहे थे। अंपायर्स तो मैच फिक्सिंग में भी इन्वॉल्व रहे हैं। नदीम गौरी के ऊपर पाबंदी लग गई, पाकिस्तान के असद रऊफ पर क्वेश्चन मार्क उठ गया, नादिर शाह एक बांग्लादेशी अंपायर था उस पर क्वेश्चन मार्क उठ गया। बहुत सारी चीजें अंपायरिंग में भी होता है। अच्छा, ये तो वो बात होगी ना कि क्रिकेटर का मुस्तकबिल होता है कि उनके डिसीजंस पर कि आप जो भी तमाम चीज़ें दे रहे होते हैं तो पता नहीं क्या कुछ ये लोग करते हैं, आप समझ ही नहीं पाते क्योंकि आप तो इमोशनली अटैच होते हैं उस वक्त उस क्रिकेट के साथ जो खेली जा रही होती है। पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट हम कब देख सकेंगे? कुछ चांस नज़र आ रहा है कि हम आगे देख सकें, पाकिस्तानी शायकीन उस क्रिकेट को एंजॉय कर सकें? देखें सना, 3 मार्च 2009 में अब तक उस दिन को नहीं भूला हूँ क्योंकि मेरे पास मैं सो रहा था, भारतीय टेलीविजन चैनल से सुबह मेरा फ़ोन आया कि श्रीलंकन टीम पर अटैक हो गया गद्दाफी स्टेडियम के बाहर। फिर मैंने अपने ज़राए से खबर ली तो 3 मार्च 2009 के बाद से पाकिस्तान में उस तरह की इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई। अगरचे लास्ट ईयर मई में जिम्बाब्वे की टीम आई थी, लाहौर में सारे मैचेस हुए, वनडे T20, लेकिन वो एक किले की मानंद था लाहौर, कोई गैर मुल्की बड़ी टीम पाकिस्तान के दौरे पर नहीं आई है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ी तकलीफ दह बात है। जब तक हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होगी, जो बच्चे ग्राउंड में जाकर नहीं देखेंगे, कैसे आप स्टार्स बनेंगे, कैसे आपको इंस्पिरेशन होगी? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जिद्दोजहद करना चाहिए कि कम से कम कराची, लाहौर, 2-3 शहरों में कराएं। बाद जगहों पर तो ऐसा होता है कि होटल साथ होते हैं ग्राउंड के कि टीम वहीं से निकली ग्राउंड में चली गई। हमारा थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन प्रोटोकॉल हम दे सकते हैं, सिक्योरिटी दे सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं दे सकते। तो होना चाहिए ये। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की खासतौर पर बड़ी टीमों की वापसी बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान क्रिकेट के। आप कह रहे हैं बांग्लादेश से कहा वो भी आने को तैयार नहीं है? बांग्लादेश ने मना कर दिया। अफगानिस्तान की टीम आ रही थी, पहले खबरें आई कि शायद उसने मना किया है, लेकिन उसने मना नहीं किया। क्रिकेट बोर्ड ने खुद, क्योंकि गुलशन इकबाल पार्क लाहौर में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था, उसके बाद बोर्ड ने खुद मना किया, कीनिया की टीम को भी मना किया। तो अब देखें क्या सिचुएशन। अच्छा, अगर ये मुझे बताएं, जिस तरह हम अब भारत की बात करते हैं, अभी जो पाकिस्तान का दौरा था T20 के लिए, उसमें भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना हो रहा था कि आया जा पाएगा नहीं जा पाएगा। फिर आई थिंक वेन्यू को भी तब्दील किया गया था क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो सिक्योरिटी, धर्मशाला में मैच होना था पाकिस्तान का, लेकिन वहाँ का वीर बहादुर सिंह जो वजीर आला, हालांकि कांग्रेस का था, उसने धमकी दे दी कि नहीं जी। उसकी बुनियादी वजह ये कि वो कहते हैं कि चूंकि धर्मशाला के नज़दीक पठानकोट है और जो अटैक हुआ भारतीय एयरबेस पे, वहाँ जो 1-2 लोग फौजी मारे गए उनका ताल्लुक पठानकोट से था, तो कहते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेशन ना करें उनके लवाहिकीन, तो फिर उसकी वजह से उस मैच को कोलकाता शिफ्ट किया गया। राइट, मतलब ये देखिए ना, तहफ़्फ़ुज़ात तो होते हैं, लोगों को होते हैं, प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन पाकिस्तान को पता नहीं शायद हम अपने आप को बेहतर डिफेंस नहीं कर पाते, या हमारे पास बेहतर बात करने का तरीका ही नहीं है, लोग टीम नहीं है जो कन्विंस कर सके कि नहीं आप आए, हम आपको बेहतर प्रोटोकॉल देंगे, सिक्योरिटी देंगे। पाकिस्तान में रिवाइवल होना चाहिए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो हैं वो खुद पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो वो ज़्यादा जो एम्बेसडर के लेवल के मामलात वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से जानते हैं, कोई और नहीं इतना जानता। तो शहरयार खान जो डिप्लोमेट रहे हैं तो डिप्लोमेटिक अंदाज से वो कर सकते हैं अब, लेकिन हालात भी ऐसे हैं, कोशिश कर रहे हैं ये लोग, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर ही करेगा कि आए कोई टीम। अच्छा, अब आगे जो इंग्लैंड के साथ हमारे मैचेस होने जा रहे हैं उसमें आप क्या देख रहे हैं? क्या लगता है कि जो हमने पहले खेला उसमें आप चेंजिंग देख सकेंगे? क्या तब्दीलियां लानी पड़ेंगी? क्या तैयारी करनी पड़ेगी इंग्लैंड के साथ खेलने से पहले? देखिए सना, इंग्लैंड के खिलाफ जो गुज़िश्ता 2 दौरे हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक किस्म का बदनुमा दाग साबित हुए। 2006 में जब इंजमाम की कप्तानी में हमने दौरा किया तो हमें ओवल टेस्ट 4 फीट किया और पाकिस्तान की बड़ी जग हसाई हुई बैनुल अक़वामी सतह पर। 2010 में जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड का दौरा किया, लॉर्ड्स टेस्ट हम हार गए, शाहिद आफरीदी ने अचानक टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट और कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया। सलमान बट को कप्तान बनाया गया, 3 लड़के स्पॉट फिक्सिंग में पकड़े गए, सलमान बट, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, और पाकिस्तान क्रिकेट की बड़ी जग हसाई हुई। तो गुज़िश्ता 2 दौरों में 2006 और 2010 में पाकिस्तान क्रिकेट की बड़ी जग हसाई हुई। तो अब जब जाएगी पाकिस्तानी टीम 6 साल के बाद, तो पाकिस्तानी टीम बड़े दबाव का शिकार होगी क्योंकि इंग्लिश मीडिया इनके पीछे होगा, और क्वेश्चन मार्क उठता है कि आया मोहम्मद आमिर को वीज़ा मिल पाएगा इंग्लैंड का कि नहीं। क्वेश्चन मार्क उठता है कि सलमान बट की परफॉर्मेंस अच्छी है, आया अगर वो सिलेक्ट होते हैं उन्हें वीज़ा मिल पाएगा कि नहीं। और अगर टीम गई तो इंग्लिश मीडिया इनके पीछे होगा, फिर टीम के ऊपर कितना नफसियाती दबाव होगा, कैसे परफॉर्म करेंगे। 4 टेस्ट, 5 वनडे और 1 T20 पाकिस्तान जाते हैं, जो बाकी इतने लोग जाते हैं उससे बेहतर है कि कोई काउंसलिंग के लिए भेजा करें
साथ भेजते हैं? नहीं, कोई नहीं जाते, हालांकि बड़ा लंबा चौड़ा स्टाफ जाता है। अच्छा। 9 अफराद होते हैं, अगर 15 जरूरत है वो नहीं जाते। 15 रुकनी टीम होती है तो हाँ, जो उसमें से 9 अफराद जो है, 15 तो अगर 16 प्लेयर्स हैं तो 9 जो है वो स्टाफ है टीम के साथ। क्या करता है वो स्टाफ? वो उसमें कोच, असिस्टेंट कोच, वीडियो एनालिस्ट, मैस्योर, फिजियोथेरापिस्ट, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सारे जाते हैं। लेकिन एक ज़माना था कि काउंसलिंग के लिए, मुझे अच्छी तरह याद है 2000 की बात है, एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक साहब को रख लिया कि खिलाड़ियों को जहनी तौर पे मजबूत बनाए। तो जब मुत्तहिदा अरब अमारात में टेस्ट मैच हो रहे थे तो वो जब टीम जाती थी होटल के लिए तो वो टीम की बस में गाना लगवा देते थे कि ए मर्द मुजाहिद जाग जरा है वक्त शहादत अब आया। प्लेयर्स हंसते थे कि उससे कहते हैं मोटिवेशन हो रही। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर इंडिविजुअल एक एक करके, जो क्योंकि बहुत प्रेशर हो जाता है अगर आप मैच हार भी जाएं, उसके बाद फिर टीम का भी प्रेशर होता है, लोगों का भी प्रेशर होता है। इसलिए आई थिंक ज़रूरी है कि काउंसलिंग की जाए, पॉजिटिविटी दी जाए। आपने भी मोहम्मद आमिर का जिक्र किया था। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, एशिया कप में बात करूँ या T20 में बात करूँ, तो ओवरऑल आप क्या तज्जिया देंगे? कैसी रही परफॉर्मेंस? आगे आमिर को खिलाना बेहतर रहेगा? परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी रही और ये बदकिस्मती है पाकिस्तान क्रिकेट की कि आमिर 2010 से 2015 तक कौमी टीम से बाहर रहे, 2016 तक, और कोई उनका अल्टरनेट नहीं आ सका। तो अब जब वो वापस आए उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि न्यूजीलैंड के टूर पे जब गए थे इस साल के अवाइल में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने अपना रिदम गेन किया। उनकी परफॉर्मेंस वर्ल्ड T20 में भी बेहतर रही, अभी पाकिस्तान कप में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे। तो आमिर अगर सही तरीके से खेलते हैं, गलती, हालांकि मैं उनका सबसे बड़ा मुखालिफ था कि एक आदमी जिसने पाकिस्तान की इज्जत और वकार का सौदा किया है उसको कैसे लेकर आए, दूसरे यंगस्टर्स पे एक गलत नेगेटिव जाएगा मैसेज, तो फिर देखें क्या होता है। होपफुली, लेकिन यह है कि आपका अमल और आपका कॉल आपका पीछा करता है। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, आप आए। हम फिर आपको दोबारा से जहमत ज़रूर देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल एक और बेहतर प्रोग्राम के साथ आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़, सलाम पाकिस्तान।